जो टॉपिक अलॉट हुआ है ना, वेजिटेबल क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। वेजिटेबल आप लोग ट्रेनिंग मीन्स जो आपका किचन गार्डन, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इस सब के ऊपर फोकस्ड है आपका ट्रेनिंग जो चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों को उसमें एक वेजिटेबल क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट, ठीक है। उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत सारे हैं, मिनरल्स है, विटामिन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। वी आर द सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन। हमारे पास में ना एनफ प्रोडक्शन है वेजिटेबल का, मोर देन 200 मिलियन टन हमारा इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, नेक्स्ट आफ्टर चाइना। फर्स्ट पोजीशन पे वो, लेकिन सेकंड पे हम लोग हैं, लेकिन वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 200 मिलियन टन। दैट मीन्स वी हैव द सफिशिएंट वेजिटेबल। बट वेजिटेबल में क्या है, वेजिटेबल क्या है, बीमारियों का घर है, ठीक है। दैट इज मोस्ट ससेप्टेबल टू सेवरल टाइप ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो इफ यू टॉक अबाउट द बायोटिक स्ट्रेस, जो जिसमें बायोटिक इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें हमारा बीमारी और इंसेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा क्या आती हैं, बीमारियाँ आती हैं। तो उन बीमारियों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी बीमारी आती है और उसको हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो किचन गार्डन जनरली हम लोग जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं, आप लोग वेजिटेबल घर में ग्रो करते होंगे ना, बैकयार्ड में। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्या होता है कि वी आर ग्रोइंग द वेजिटेबल मीन्स राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी, ठीक है, टू मीट द डिमांड ऑफ द न्यूट्रिशन। हम लोग क्या करते हैं, घर में बैकयार्ड में वेजिटेबल ग्रो किए और कभी टोमेटो लगाया है, चिली लगाया है, पोटैटो लगाया है, वो हमको सीजन में हमको मिलता रहे। हम लोग की ऑब्जेक्टिव होता है कि इस टाइप से हम लोग ग्रो करें। बट क्वेश्चन इज दैट व्हेन वी ग्रोइंग द वेजिटेबल्स, दैट मीन्स देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ द बायोटिक स्ट्रेस। उसमें इंसेक्ट भी है और बीमारी भी है। तो हम उनको इंसेक्ट और बीमारी को कैसे पहचान करें, उनको कैसे रोकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने चिली लगाया हुआ, कैप्सिकम लगाया हुआ, शिमला मिर्च लगाया हुआ, यहाँ पे रेड चिली कश्मीर का फेमस है, बहुत सारी बीमारी आती है। तो उनको अगर हम लोग सही डायग्नोसिस नहीं होगा तो हम लोग क्या होगा, वो उनमें जो है क्या नाम है, बीमारी आएगी तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे वेजिटेबल्स कितने टाइप की हैं। अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेबल में बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है। वो सोलेनेसियस फैमिली का है, कुकरबिट्स है, ब्रासिका है। अब देखो ना, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, ये सब एक फैमिली के प्लांट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कैबेज, ब्रोकली, केल, अभी बात हो रही थी, ये सारे एक फैमिली के प्लांट हैं। फिर आपका कुकरबिट्स, जिसमें आपका लौकी है, कद्दू है, खीरा, कुकुम्बर, ये सारे जो आते हैं वो कुकरबिट्स फैमिली के हैं। तो ये सब ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यही हम लोग वेजिटेबल में ग्रो करते हैं, यही करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर ग्रो करने की बात आती है तो ये सारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं, दे आर अफेक्टेड बाई सेवरल टाइप ऑफ द फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है। तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जब हम बीमारी की बात करते हैं। तो जो बीमारी की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो फंगस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, फंगस, फंजाई होता है ना, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। जैसे हम लोगों को फॉर एग्जांपल टाइफाइड हो गया, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमको फ्लू हो गया, दैट इज वायरल इन्फेक्शन, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारा, हम लोग को रिंग वर्म हो गया, दैट मीन्स ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन। तो ऐसे जैसे फंजाई, बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन पैथोजेनिक होते हैं, उसी तरह से बहुत सारे पैथोजन ऐसे हैं जो दे आर इन्फेक्टिंग द प्लांट स्पीसीज, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं, उसमें फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फंगल डिजीज है वो वेजिटेबल में ज़्यादा आती है, वो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो उनमें आप देखोगे कि अप टू द 80% आप देखोगे कि कुकरबिट्स, जो हम लोग कुकुम्बर वगैरह जो ग्रो करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फंगल की प्रॉब्लम होती है। फिर आप देखोगे पोटैटो में, टोमेटो में, इसमें भी 70% 65% आपको देखोगे इसके अंदर फंगल डिजीज है, कंपेरेटिव इन कंपेरिजन टू द बैक्टीरियल और वायरल के। तो सबसे ज़्यादा किसकी प्रॉब्लम हो रही, फंगल डिजीज की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हमारा कोई फंगल पैथोजन लग जाता है, कोई डिजीज लग जाती है हमारे पास में, तो उसका क्या होता है ना, मार्केटेबल यील्ड जो होता है मार्केट में सेल करने के लायक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, कोई हमने शिमला मिर्च ले ली और उसके अंदर एक ब्लैक रॉट लगा हुआ, कोई काला सा इसमें पैथोजन लग गया है, यू विल नेवर परचेज बाय द शॉप्स। खरीदोगे आप, कभी कोई नहीं लेगा, वो खराब क्यों लेंगे। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो जीरो हो जाती है, कोई नहीं लगा। टोमेटो में एक छोटा सा डॉट पड़ जाता है, काला हो जाता है, तो हम लोग प्रेफर नहीं करते, नहीं खराब हो जाएगा, क्यों, हम लोग नहीं लेते उसको। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जो उनको रिजेक्शन रेट को उनके बढ़ा देती है, सबसे ज़्यादा उसको मार्केट रिजेक्शन होता है। तो अब अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि 10 to 70% तक लॉस हो सकता है बीमारी की वजह से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उस बीमारी हो सकता है कि उतनी प्रॉब्लमेटिक ना हो, लेकिन कोई फ्रूट में कोई सिंगल स्पॉट आ गया है, कोई एक फंगल स्पॉट आ गया है, तो दैट इनिशिएट द रॉटिंग। तो उसका क्या होगा,
वो मार्केट में उसका रिजेक्शन होगा, वो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 30 to 60% उसका मार्केट रिजेक्शन हम लोग देखते हैं कि वो कोई उसको परचेज नहीं करता। और दूसरी बात, जब बीमारी लग जाती है तो हम लोग क्या होता है कि वी नीड मोर इन अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर क्रॉप। हम लोग को दवा भी डालना है, उसमें लेबर भी लगाना है, केमिकल खरीद कर लाना, तो और हम लोग का पैसा जेब से लगता है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, जो इस टाइप से बीमारी आती है। तो इसमें जो है ना बहुत मुख्तलिफ किस्म की, आप देखोगे ना बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी आती है कि फंगस से किस टाइप की बीमारी होगी, बैक्टीरिया से कैसे होगा, वायरस से होगा, सबको अलग अलग टाइप की जो है बीमारी हमको दिखती है। तो उसको पहचानने का तरीका, जैसे हम लोगों को बीमारी होती है तो हम लोगों को डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है कि डायग्नोसिस हो कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है, उस हिसाब से हमको दवा चलाना है, हमको एंटीबायोटिक खाना कि नहीं खाना, दैट विल डिसाइड अपॉन द आफ्टर टेस्टिंग और आफ्टर डायग्नोसिस। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि सिम्टम एक तो होता है कि हमको देख के ही पता चल जाता है कि हमको फीवर चढ़ा हुआ, डॉक्टर ने बता दिया वो फीवर चढ़ा हुआ, फीवर की दवा दे देनी है, पैरासीटामोल देके इसको फीवर को रिड्यूस करना। तो ऐसे भी प्लांट में बहुत सारे ऐसे डिजीजेज आते हैं कि जिनको हम ऐसे देख करके बता सकते हैं कि इनमें बीमारी लगी है, इसमें ये दवा डालने की जरूरत है। उसके बाद नहीं पता चल रहा, देन वी विल प्रोसीड फॉर द लैब टेस्टिंग के लिए आगे लेके जाते हैं, उसको लैब में हम लोग जांच करते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें क्या डालना है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग जो किचन गार्डन में जो भी वेजिटेबल्स हम लोग लगाते हैं, आपने देखा होगा जो आसपास लगाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी ऐसी लगी होती है जो अगर उनको हम लोग टाइम से अगर मैनेजमेंट नहीं करते हैं या उनका हम लोग अटेंशन नहीं देते हैं तो क्या होगा, वो इंटायर प्लांट जो है वो बीमारी से अफेक्टेड होगा, जिसके अंदर कोई मार्केटेबल यील्ड या कोई इफेक्टिव प्रोड्यूस उसके अंदर नहीं निकल के आएगा। तो हम लोग एक एक बीमारी को देखेंगे फोटोग्राफ के थ्रू से। अभी चूंकि ठंडा है ना, तो वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट जो है हम लोगों फील्ड में आपको नहीं मिलेगा, केल सिर्फ भी मिलेगा। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स में कौन कौन सी बीमारियाँ थी हम लोग देख के पहचानने की कोशिश करेंगे, और वो अगर फील्ड में दिखता है तो हम लोग उसको आगे बात करेंगे। फिर ऐसे बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है। जो बीमारी आती है वो क्या है कि कभी पत्ती पे आती है, कभी तने पे आती है, कभी फल में आती है कि नहीं। आपने देखा होगा कि एप्पल का फ्रूट रॉट हो गया, है कि नहीं। टोमेटो में आपने देखा कि ऊपर ब्लैक स्पॉट बन गया और वो फ्रूट रॉट हो गया। चिली के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट बना, वो जो है फ्रूट वो रॉट हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि अपॉन हार्वेस्टिंग जो चिली होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि चिली को लोग उसको क्या करते हैं, घर में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? जब हम लोग चिली लगाते हैं घरों में, तो चिली को तोड़ने के बाद उसको क्या करते हैं, सुखा करके उसको हम लोग घर में रखते हैं, उसको पूरा सीजन यूज़ करते हैं। लेकिन चिली में क्या होता है कि अगर छोटी सी बीमारी कोई लग गई, मीन्स फ्रूट में रॉटिंग हो गई, फ्रूट में सड़न हो गई, तो क्या होगा कि जब हम उसको स्टोर करेंगे तो वो और ज़्यादा रॉट होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक सड़ने के साथ साथ वो 10 फ्रूट को और डैमेज कर देगा। तो इस जगह पे इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है कि नहीं, इस टाइप से। तो ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं जो पत्ती पे भी आती है, तने में भी आती है और फ्रूट्स में आती है। तो हम लोग एक कोशिश करेंगे समझने के लिए। बीमारियां क्या होती है ना, शुरू से आनी शुरू होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने बीज डाला, खेत के अंदर सीड लगाया, उसके बाद जैसे जर्मिनेशन हो वहाँ से बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसमें बीमारी में क्या है कि जो जुवेनाइल स्टेज होता है, जो प्लांट का जो छोटा, उसमें एक बीमारी होती है, नीचे से पौधा गलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कहीं पे जिनके घर में खेती होती होगी या वेजिटेबल लगाते हो, तो नीचे से पौधा ही पूरा गल जाता है कि नहीं। उसमें पूरा आप देखोगे पूरा कियारी जो होती है वो पूरी खाली हो जाती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पैथोजन होते हैं नीचे, वीक पैथोजन, जो नीचे इस टाइप के पौधे को नीचे से पूरा गला देते हैं। तो इसलिए हमारा क्या होता है कि हमारा जो सीडलिंग जो मिलना चाहिए आगे जाने के लिए वो नहीं मिलता। अब आप लोगों ने टमाटर देखा होगा, टोमेटो घर में लगाते हैं ना, किचन में किसी घर में होती है खेती, कोई लगाता है अपने घर में बैकयार्ड में टमाटर लगाते हैं, सारे लोग लगाते हैं। तो हम लोग टमाटर में देखते हैं कि इस टाइप से कुछ बीमारी आती है, पत्ती के पीछे देखेंगे या पत्ती के किनारे पे देखेंगे तो ऐसे कुछ इस टाइप से बीमारियां आती हैं। तो ये बीमारियां क्या है ना कि इन बीमारियों को हम लोग ऐसे देख करके और ऐसे कोई दवा डाल देंगे तो हो सकता है वो इफेक्टिवली कंट्रोल ना हो। तो इसको हम लोग क्या होगा कि इसको पता लगाना जरूरी कि कौन सी बीमारी है, ये अलग टाइप की बीमारी दिख रही है, कोई अलग टाइप की बीमारी दिख रही है। जैसे ये बीमारी है, इसको हम लोग लेट ब्लाइट बोलते हैं। ये टोमेटो और पोटैटो दोनों में आता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हम अर्ली ब्लाइट। ये थोड़ा सा पहले आती है और ये थोड़ा सा बाद में आती है। तो जो बाद वाली जो बीमारी है लेट ब्लाइट, ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। ये एक बार आई तो इंटायर प्लांट को ऐसे बर्न कर देगा, देखो ना जल गया वो, ऐसे जल गया। अगर इसको टाइमली हम लोग इसके अंदर कोई इंटरवेंशन या कोई दवा हम लोग नहीं डालेंगे टाइम से, तो क्या होगा, वो पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा। पूरी देखते देखते आप तक पूरा क्यारी में जो लगाए होंगे बैकयार्ड में पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप से बीमारी ये जो है, ये लेट ब्लाइट, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है।
ठीक है। और ये जो है बीमारी थोड़ा सा जब गर्मी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो ये वाली बीमारी दिखती है, और तनों में जैसे छोटे छोटे स्पॉट दिखते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अर्ली ब्लाइट। दो बीमारी पता चल गई? Yes, sir. ठीक है। अब चाहो तो आप लोग इसका स्टेप वगैरह ले लो, या बाद में हम इसको शेयर भी कर देंगे। तो इसमें क्या दवा पड़ेगा हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जो केल है, यहाँ पे केल की बात हो रही थी ना, केल है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, जो क्रूसीफर्स हैं खास करके कोल क्रॉप है, उनमें देखते हैं उनमें भी बहुत तरह की बीमारियां लगती हैं। जड़ में भी लगती है, पत्तियों में भी लगती है, और आप देखोगे इवन जो आपका जो कॉलीफ्लावर है उसमें भी देखोगे इसमें ऐसे रॉटिंग टाइप की हो जाती है, दिखता है। आप लोग घर में कभी देखे होंगे, जो वेजिटेबल लगाते होंगे ना उनमें दिखता है इस तरीके से बीमारी। ये सारी क्या है, ये सब बीमारियां हैं, दैट इज ड्यू टू द फंजाई। फंगस जो है ना वो इस टाइप की बीमारियों को इंड्यूस करता है। कुछ तरीके की बीमारियां ऐसी होती है ना कि आप देखोगे ना पौधा ही सूख गया पूरा, है कि नहीं? पौधा लगा हुआ, आपको कहीं कोई स्पॉट नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन पूरा पौधा सूख गया। इसका मतलब कि पौधा सूख गया है, इसका मतलब उसके जड़ में या उसके तने के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से पूरा पौधा, आप देख रहे हो कि पौधे में कुछ भी नहीं है, पौधा खड़े खड़े पूरा सूख गया है। तो इसका मतलब दैट मीन्स कोई पैथोजन है, कोई माइक्रोब्स है जो इसके जड़ों के अंदर से जाकर के इसके तने के अंदर जा रहा है और जो पौधे को सुखा दे रहा है। तो इसमें फंजाई भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है। इस सिस्टम में प्लांट के जाएगा और क्या करेगा, जो नीचे जमीन से पौधा पानी खींचता है ऊपर लेने के लिए, वो क्या होता है, वो इंटरप्ट होता है। वो जब इंटरप्ट हो जाएगा, से पानी नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं ना मोटर से हम लोग, तो ऐसे प्लांट में भी एक सिस्टम है, पानी फोर्स से ऊपर जाता है, एक सर्टेन मैकेनिज्म होता है जिससे ऊपर जाता है। तो अगर इसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाएगा सिस्टम के अंदर, जैसे बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया, तो क्या होगा, वो पानी को ऊपर नहीं जाने देगा, रोक इंटरप्ट करेगा, इंटरप्शन क्रिएट करेगा। तो जो इंटरप्शन होता है तो ऊपर से पौधा सूखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पौधा सूख जाएगा। तो इस टाइप की बीमारी हम लोगों को खेत में देखने को मिलती है। शिमला मिर्च यहाँ पे बहुत कॉमन है, हमने देखा होगा ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बीमारी जब एक बार आ जाती है फ्रूट में, एक बार फल में बीमारी आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग तोड़ के रख लिए, फॉर एग्जांपल हमने रखा हुआ है अगले सीजन में खाने के लिए करके, या सुखा के रख लिए, तो इसमें क्या होता है, जब इसको हम लोग हार्वेस्ट करके रखेंगे तो ये क्या होगा कि अपना तो सूखेगा ही, इसके साथ में 8-10 जो भी उसके पेरीफेरी में होगा ना, उनको भी ऐसे रॉटिंग इंड्यूस। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट जो है ना, उसमें हार्वेस्टिंग के बाद इसमें क्या होता है कि पूरा फल ऐसे जो है आप रॉट हो जाएगा। ऐसे शिमला मिर्च में भी इस टाइप से स्पॉट होगा, तो पूरा शिमला मिर्च भी पूरा इस टाइप से रॉट होगा। तो इस टाइप से फंगल डिजीज है जो फल पे खास करके ये फल को टारगेट करती है, जो पौधों में लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये अनियन और गार्लिक क्यों खूब लगाते हैं, अनियन गार्लिक फेवरेट में खूब लगता है। अनियन गार्लिक में भी बहुत सारी बीमारी आती है। आप देखोगे ना, कभी अपने घर में अनियन काटा होगा तो अंदर से वो पूरा काला काला सा निकलता है, अंदर राट हो जाता है पूरा, तो दैट इज ड्यू टू द फंगस। तो फंगस उसके अंदर चला जाता है और वो अंदर से राट, ऊपर से दिखेगा सही है, अंदर राटेड। उसमें इस टाइप से पत्तियों में ना कुछ बीमारी दिखती है पहले। ये बीमारी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बीमारी यहाँ पे पत्ती में आ गई, यहाँ पे ये बीमारी क्या होगा, पानी के ड्रॉपलेट के थ्रू से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो हमारा अनियन गार्लिक जो नीचे मिट्टी के अंदर है, उसके अंदर स्पोर नीचे ऐसे स्प्लैश आउट होकर नीचे आएगा और नीचे जाकर के उसके स्केल्स में छुप जाएगा ऐसे करके। और फिर क्या करेंगे, वो तो अनियन गार्लिक क्या है, वो लाइव हार्वेस्ट होने के बाद में क्या है, ले जाके घर में भी रख देंगे तो अपने आप जर्मिनेशन हो, क्यों जम जाता है ना, घर में रखते हैं इसका अनियन का पौधा अपने आप लीफ निकल आती है, दैट मीन्स वो लाइव है, जिंदा है प्लांट। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको खाना मिलता है फंगस को, और क्या करता है, ये पूरे अनियन को अंदर से रॉट कर देता है। तो ये एक पर्पल ब्लास्ट डिजीज है, बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं फंगस होता है, जिसकी वजह से ये दिखता है। अब हम लोग कोकुम्बर की बात करते हैं। कोकुम्बर को बोलता है ना स्पॉन्ज गार्ड, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड से बहुत सारे, पंपकिन है, बहुत सारा जकीनी है, बहुत सारे, उनमें इस टाइप की बीमारी आती है, एक डाउनी मिल्ड्यू और एक पाउडरी मिल्ड्यू। उनको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू और एक पाउडरी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, येलो से ऊपर स्पॉट दिखेगा और उसके डाउन साइड में देखोगे तो यहाँ पे डल एक पैचेस टाइप के दिखेंगे। और ये क्या है, पाउडरी में क्या होता है, पाउडर मास्क से, जो हम लोग पहले चाक से लिखते थे बोर्ड पे, तो जब लिखते थे तो पाउडर नीचे गिरता है, पूरा हाथ में पूरा वाइट हो जाता है। तो ऐसे कोई पाउडर ऐसे डस्ट कर देना ऐसे किसी सरफेस के ऊपर, तो जब पाउडर डस्ट करते हैं ना, वो इसी टाइप का पूरा ऐसे सिम्टम दिखता है ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू। वो डाउनी मिल्ड्यू था, ये पाउडरी मिल्ड्यू, दैट इज ड्यू टू द फंगस। ये क्या है,
फंगस, दोनों फंगस की वजह से हो रहा है। ठीक है, कुछ वायरल डिजीजेस हैं, वायरल डिजीजेस क्या है वो, दैट इज ट्रांसमिटेड बाय सम इंसेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे हम लोग को डेंगू नाम सुना ना, डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस, येलो फीवर, ये जितना है ऑल दीज आर ट्रांसमिटेड बाय द सम वेक्टर्स। उसको वेक्टर की नीड है कि जैसे मॉस्किटो से बहुत सारा वायरस हम लोग बात करते हैं डेंगू वायरस की, वो मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो। डेंगू इटसेल्फ नॉट इंड्यूसिंग द वायरस, वो डेंगू को कैरी करता है, डेंगी वायरस उसको क्या करता है, कैरी करता है। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो फील्ड हमको खेत में दिखते हैं, पत्तियों में बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द वायरस फ्रॉम वन हेल्दी प्लांट टू द वन इन्फेक्टेड प्लांट टू द अनदर हेल्दी प्लांट। तो उसमें से क्या होगा, वो वायरस लेके उड़ कर जाएगा, उसमें फिट करेगा, वायरस वहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस टाइप से वहाँ पे इन्फेक्शन कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद वहाँ पे भी इन्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप का भी हम लोग देखते हैं कि टमाटर में, मिर्च में, शिमला मिर्च में इस टाइप का सिम्टम जो है खूब आता है ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ द बाय द इंसेक्ट्स। एक कीड़ा और यहाँ पे दिखता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एफिड। क्या बोलते हैं, एफिड। कोई सुना नाम एफिड कीड़ा, देखा है किसी ने, आपने देखा एफिड? एफिड है ना, छोटे से इंसेक्ट होता है, इसे लीफ के पीछे, अभी हम फील्ड में दिखाएंगे आपको, देखोगे तो छोटे से ये टाइनी इंसेक्ट होता है जो लीफ के सरफेस पे उसका जो उसके जो सैप है उसको एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द डिफरेंट टाइप ऑफ द वायरसेस। तो इसमें कोटी वायरस ग्रुप का मेंबर है, उस वायरस के जितने भी आप मेंबर देखेंगे ना, उनमें सारे में वायरस ट्रांसमिट करेगा और अलग अलग टाइप के सब में सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। किसी में मोज़ेक प्रोड्यूस करेगा, किसी में सर्कुलर रिंग बनाएगा, किसी में ट्विस्टिंग हो जाएगी लीफ की, किसी में मॉटलिंग हो जाएगी, अलग अलग टाइप का सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वायरस एक ही है, लेकिन उसका कैरियर ये एफिड है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, वी आर नॉट कंट्रोलिंग द वायरस, वी आर कंट्रोलिंग द वेक्टर्स ओनली, है कि नहीं। जब किसी को ऊपर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन की दवा नहीं चलती, उसका क्या कहता है, सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट। सपोज दैट खांसी होने लगी तो खांसी की दवा, फीवर होने लगा तो फीवर की दवा, बट वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द वायरस इटसेल्फ, क्योंकि वायरस को ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास में कोई ऐसा नहीं है हमारे पास में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो वेक्टर है ना उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। उसको कैसे, उसको मारने के लिए बहुत टाइप की इंसेक्टिसाइड्स आती है, अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी दवा आती है। इसी तरीके से खीरे में बीमारी आती है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। अभी बहुत सारा दिख गया। अब इसके अलावा आपको लग रहा है कि कोई सिम्टम आपने फील्ड में देखा है, अपने यहाँ बैकयार्ड में देखा है, कुछ इस टाइप का सिम्टम दिखता है जो आपको लग रहा है कि हम लोग कॉमनली आता है लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। तो हम ट्राई करेंगे बताने की कि इसमें किस टाइप का डिजीज हो सकता है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई आइडिया है आपको? टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, किसी भी प्लांट में, क्रूसीफर्स में कोई ऐसा दिखता है, लीफ में ऐसा सिम्टम आ रहा है, किसी को कुछ आइडिया हो? किसी भी प्लांट में, किसी भी वेजिटेबल नोटिस नहीं किया ना, ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन आप देखोगे ना, अभी आपने ट्रेनिंग करके जाना है, जब देखोगे अपने यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, जब अपने यहाँ देखोगे अपने किचन गार्डन में, अपने बैक गार्डन में पीछे जाके देखोगे तो आपको बहुत सारा सिम्टम दिखेगा। हम लोग जो डिस्कस किए ना, आपको हो सकता है आप उधर जाके जाओगे तो आप हो सकता है आपका अटेंशन उधर ज़्यादा जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिजीज को रोकने के लिए एक सिंपल स्टेप क्या है कि जस्ट वी परचेज द केमिकल एंड स्प्रे ऑन द क्रॉप। यही है, यही सीधा फंडा है। हमको फीवर चढ़ा, हमने दवा लाके खा लिया, बुखार उतर गया। लेकिन प्लांट के सिस्टम में ऐसा नहीं है। प्लांट के सिस्टम में क्या है कि हमको ऑलवेज, प्लांट में भी वही सिस्टम करते हैं कि कोई फार्मर है या हमारे यहाँ कोई प्लांट में टोमेटो में डिजीज़ लगी, हम गए शॉप से, बताइए ये दवा ऐसी ऐसी डिजीज़ लगी है, उसने आपको ये दवा दे दिया, बोला छिड़क दो उसको। तो हो सकता है कि वो कंट्रोल हो जाए, बट वो दैट इज़ नॉट अल्टीमेट सॉल्यूशन टू मैनेज द क्रॉप। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि हम लोग जब भी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि बात करते हैं प्रिवेंशन का, डिजीज़ को रोके कैसे। ठीक है, डिजीज़ को रोके, डिजीज़ आए ही ना पहले हमारे पास में। अगर डिजीज़ ना आए तो हम लोग को कोई दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इन्वायरमेंट का भी फोकस करना है कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले कि हमको ऐसे सीड का सिलेक्शन करना है जो डिजीज़ फ्री हो। है, जैसे मान लीजिए कि हमको अनियन लगाना है, हम मान लीजिए अनियन सीड कहीं से लेकर आए, बाहर से लाए, जम्मू से लाए, दिल्ली से लाए, उसमें वो बीमारी जो यहाँ कश्मीर में नहीं आ रही थी वो बीमारी भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। जैसे अनियन और गार्लिक आप देखोगे महाराष्ट्र में बहुत मेजर एरिया में ग्रो होता है।
लार्ज स्केल पे ग्रो होता है। मान लीजिए कोई पैथोजन, वहाँ पे कोई फंगल पैथोजन है, वो बहुत कॉमन है वहाँ हो सकता है आता हो सकता है कि जब हम वहाँ से उसका सीड या उसका बल्ब खरीद के लाए, चलो यहाँ भी किसान है, प्रोग्रेसिव फार्मर है, लाए अपने घर में लगा लिया थोड़ा सा एरिया में, देखा पता चला वहाँ पे कोई डिजीज़ इंट्रोड्यूस हो गई वहाँ से आकर, तो क्या होगा कि हो सकता है कि वो पैथोजन कुछ दिन तक सर्वाइव ना करे, अच्छे से ना काम करे, लेकिन हो सकता है कि एक स्टेज के बाद हो सकता है कि वो अडाप्ट कर ले अपने उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में, तो क्या होगा कि फिर वो वहाँ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी बात करेंगे तो हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड उसमें हमको दवा भी छिड़कना है, रोकना भी है, पहले से मॉनिटरिंग भी करनी है, सारे चीज़ को हमको फोकस करते हुए चलना है इसके अंदर। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की जब बात करेंगे ना, तो हम चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे एक साथ। हम लोग जिसमें बात करें सिर्फ केमिकल छिड़क देना, केमिकल छिड़क देना एक सॉल्यूशन नहीं, तो हम लोग इंटीग्रेटेड वे में जब जाएंगे तो हम लोग अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे कि एक तो हम लोग एक्सक्लूड करेंगे कि वो कोई, जैसे अभी महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया कि वहाँ से पैथोजन इंट्रोड्यूस है, तो हम कोई ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाएं कि वो बीमारी आए ही नहीं हमारे। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि सीड सर्टिफिकेशन है, तो या हम लोग जब सीड खरीदें तो कोई ऐसे सर्टिफाइड सीड खरीदें या किसी ऐसे सोर्स से हम लोग खरीदें जो सर्टिफाइड सीड प्रोवाइड करे। पहला चीज़ है, इससे तो हमारा रुक सकता है कि अगर उसमें बीमारी नहीं आ रही तो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होगी बीमारी। तो एक तो ये हो सकता है। क्वारंटाइन है, क्वारंटीन आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड हुआ था तो सब लोग क्वारंटीन में रह रहे थे, क्वारंटीन करते हैं, बहुत सारे पैथोजन को स्क्रीनिंग करते हैं। एक ये हो गया कि कोई बीमारी इस्टेब्लिश हो गई, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अभी एक ही हमने एग्जाम्पल दे रहे थे कॉलीफ्लावर के केस में, मान लीजिए उसके अंदर कोई लीफ में स्पॉट्स छोटे छोटे डेवलप हो गए, ठीक है, अल्टरनेरिया स्पॉट डेवलप हो गया, वी हैव द ओनली ऑप्शन टू स्प्रे द फंजीसाइड। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास में कुछ ऐसा है करने को कि बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं कि बीमारी लोअर लीफ पे आ रही है तो हम लोग क्यों ना लोअर लीफ को रिमूव कर दें प्लांट से, पहले वही भी बीमारी आई तो हमने लोअर लीफ से उसको सबको एक साथ रिमूव करके हटा दें, ताकि हम लोगों को केमिकल स्प्रे करने की जरूरत ही ना पड़े। एक अप्रोच हो सकता है, क्यों हम लोग दवा ना डालें, एक बार लीफ तोड़ दिया हटा दिया सबको, तो हो सकता है कि वो बीमारी आने में बहुत टाइम लगे, तब तक हमारा क्रॉप कंप्लीट हो जाए। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कोई ऐसा स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि बीमारी आगे ना बढ़ पाए, हमने वहीं रोक देना है उसको बीमारी, कुछ स्टेप से हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि खेत के अंदर कुछ हार्वेस्ट किए, जैसे चिली भी, टोमेटो चिली की बात हो रही थी, फ्रूट उसी खेत में छोड़ दिया, प्लांट उखाड़ा वहीं फेंक दिया, तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा फंगल पैथोजन हो, जब नेक्स्ट ईयर वो हमने तो खेत के अंदर छोड़ दिया, जब नेक्स्ट ईयर में हम कोई क्रॉप लगाएंगे तो हो सकता है उसके अंदर भी वो आना शुरू हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्लीटली सफाई रिमूवल की बात करेंगे कि उसको हम लोग टोटल हम लोग वहाँ से हटा देना है। अब हम लोग की बात आती है प्रोटेक्शन की। अब हमको कोई बीमारी इस तरह से डेवलप हो गई, तब हमको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करना हो कि क्या हमको स्प्रे करना। पहले तो हमने ट्राई किया कि सर्टिफाई करके पता लगाया कि वो सोर्स सही है, उससे सीड लाए। अगर उसके बावजूद भी डिजीज आ गई तो हमने क्या किया, कुछ ऐसा कल्चरल ऑपरेशन करके कि वो बीमारी से अफेक्टेड पार्ट को हमने रिमूव करके हटा दिया, ठीक है। उसके बाद भी अगर डिजीज आ गई देन वी विल गो फॉर द इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम लोग 3 लेवल से प्रोटेक्शन दे दिए उसमें, तो ऐसे में डिजीज तो कम ही डेवलप होगा, क्यों, इस टाइप से हम लोग, तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस है इसके अंदर जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग करते हैं कि जैसे क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, जैसे हमने क्रूसीफर्स लगाया हुआ है, जैसे हमने टोमेटो लगाया हुआ है या सोलेनेसी फैमिली के प्लांट लगाए हुए हैं, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वो सारे सोलेनेसी फैमिली में वो सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो हम लोग ऐसा करें कि हम सोलेनेसी को अगले सीजन में सोलेनेसी लेकर के हम लोग उसके अंदर कोई क्रूसीफर्स लगा दें, जिसमें कॉलीफ्लावर लगा दें, कैबेज लगा दें, केर लगा दें, कुछ ऐसा क्रॉप लगाए कि उसका जो पैथोजन की साइकिल है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। पैथोजन की साइकिल ब्रेक हो गई तो वो डिजीज, हमने 2 साल 3 साल ऐसे किया तो पैथोजन की साइकिल क्या हुई, ब्रेक हो गई। तो ब्रेक हो गया तो डिजीज क्या होगा, डेवलप होने के चांसेस भी कम होते चले जाएंगे। इस टाइप से हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है। अभी सॉइल हेल्थ की हम लोग बात करते हैं। सॉइल हेल्थ में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो फंगल पैथोजन कैन सर्वाइव इनसाइड द सॉइल, ठीक है। जब हम लोग लगाते हैं उसके रूट में पता चलेगा फंगस लग गया, तो हम लोग कुछ ऐसा अमेंडमेंट सॉइल के अंदर करें या सॉइल के अंदर ऐसा कुछ डालें कि हम लोगों का बीमारी जो रूट से आ रही है उसको हम लोग कम से कम कर सके उसके अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारा है कि हमको कुछ अमेंडमेंट सॉइल के अंदर करना है। जैसे बहुत सारे हैं कि हम लोग पहले सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं कि सॉइल में मॉइस्चर, हम लोग का मॉइस्चर ज़्यादा होगा तब भी बीमारी है, मॉइस्चर कम होगा तब भी कोई बीमारी हो सकती है। तो हमको क्या है, एक एडिक्वेट मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है।
से ज़्यादा पानी भर जाएगा तो रूट रॉट जो जड़ में सड़न होती है ना, उसकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। तो हमको क्या है, वाटर को सही मिकदार में पानी को हमको खेत के अंदर लगाना है, ठीक है। फिर सॉइल में हम लोग अभी क्या करते हैं कि हम लोग यूरिया, डीएपी, पोटाश लाए और हम लोग सीधा डाल दिए खेत के अंदर, यही फर्टिलाइजर मिलता है मार्केट में। हम उसके अलावा भी हमारे यहाँ हो सकता है कि कैटल हो, क्यों, तो फार्म यार्ड मैन्योर निकल रहा है, तो फार्म यार्ड मैन्योर भी हम डाल करके उसका ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ा देता है, ताकि पैथोजन को हम लोग वहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे उसको सप्रेस कर सकें। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजी हैं कि जो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से करके उसको बीमारी को कम कर सकते हैं। बायो कंट्रोल अभी क्या है कि चूंकि बहुत सारा फोकस जो है अभी तक जो था हम लोगों का केमिकल पे था, ठीक है, हम लोग केमिकल लाते थे और स्प्रे करते थे ला करके, बट उससे इन्वायरमेंट का जो हैजार्ड क्रिएट हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग तो बायो प्रोडक्ट पे स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, बायो बेस्ड पे। तो बीमारी को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे फार्मूलेशन फंगस के फंगल बायो कंट्रोल, बैक्टीरियल बायो कंट्रोल एजेंट ऐसे मार्केट्स में आ गए हैं कि उनको आप खेत में डाल दीजिए और आपको जो डिजीज कॉज करने वाले जो एलिमेंट होगा उनको वहीं खेत में सप्रेस कर दीजिए। वो हमारे ह्यूमन हैजार्ड नहीं है, ठीक है, वो उस बीमारी को रोकेगा जिससे पौधे में बीमारी आती है, पौधे को सप्रेस होता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो केमिकल जो भी फार्मूलेशन आ रहे हैं, ट्राइकोडर्मा है, बैसिलस है, स्यूडोमोनास है, ये सारे बायोजेंट अभी मार्केट में मिलते हैं। इनको उठा करके हम लोग लाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे डायरेक्ट हम लोग फील्ड में नहीं डालते हैं। हम लोग यहाँ जैसे घरों में जानवर पले हुए हैं, कैटल है, उसमें से हम लोग को बस बहुत सारा काउ डंग निकलता है, फार्म यार्ड मैन्योर बना कर रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ट्राइकोडर्मा को जो बायो फार्मूलेशंस आते हैं, क्योंकि बायो फार्मूलेशन थोड़ा सा होता है, अब उसको हमको पूरे खेत में डालना है तो थोड़े सा को हम स्प्रेड नहीं कर सकते, तो उसको क्या करते हैं, उसके कल्चर को हम लोग क्या करते हैं, उसका कल्चर मेंटेन करते हैं। पहले कल्चर मेंटेन होता है तो हम लोग ज़्यादा, तो हमारे पास बल्क में रेडी हो जाएगा। जैसे 1 kg ऑफ ट्राइकोडर्मा फार्मूलेशन लिया आपने, 1 क्विंटल फार्म यार्ड या वर्मी कंपोस्ट में मिक्स किया, 14 डेज के लिए उसको हमने अलाउ किया उसको ग्रोथ होने के लिए, तो हमारे पास में 1 क्विंटल बन गया। अब हमने उसको क्या नर्सरी में अपने जो बैकयार्ड अपना जो किचन गार्डन उसमें हमने स्प्रेड कर दिया उसके अंदर, तो जितने भी सॉइल बॉर्न डिजीजेस हैं वो क्या करें, सबको सप्रेस करें, और वो हैजार्डस नहीं, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो बायो फार्मूलेशन। तो ये हम दे देंगे प्रेजेंटेशन, आप लोग देख लेना बाद में इसको। अब हम लोग केमिकल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं, फॉर एग्जांपल हमारे खेत में स्टैंडिंग टोमेटो क्रॉप लगी हुई, हमने लगा के रखा आपने, अब हमारा पूरा लीव बर्न हो रहा, तो अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं ना, तो हमारे पास अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होगा कि अब हमको इस स्टेज पे हमको कोई केमिकल का स्प्रे करना होगा। तो हमारे पास में 2 तरीके के फार्मूलेशन मार्केट में आते हैं, एक प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड आता है और एक सिस्टेमिक फंजीसाइड आता है, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड आता है। तो हम लोग पहले करते हैं कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड डालते हैं, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड से अगर नहीं रुकता है तो हम लोग सिस्टेमिक फंजीसाइड को स्प्रे करते हैं। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड में क्या होता है, रिस्क कम होता है, और सिस्टेमिक वाले में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा महंगा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की बात करेंगे। तो अभी ये चाहो तो फंजीसाइड का नाम लिख सकते हो, मैंकोजेब, जिनेब, प्रोपिनेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। जितने भी अभी हमने लीफ स्पॉट वाली बीमारी दिखाई थी, टोमेटो में जो लीफ स्पॉट लग रहा था, अर्ली ब्लाइट लग रहा था, एंथ्रेक्नोज लग रहा था, और जो सर्कुलर रिंग प्रोड्यूस कर रहे थे, वो सारे के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट फंजीसाइड बहुत इफेक्टिव है। एक बार हम लोग को स्प्रे करना है, अगर उसको स्प्रे करने के बाद में डिजीज सप्रेस हो जा रही तो हम लोग सिस्टेमिक फंजीसाइड को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डिजीज वहीं पर रुक गया तो हमको ज़्यादा उसमें स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग वहीं पर रोक देंगे। उसके बावजूद अगर कोई डेवलप हो रही है, बीमारी आ जा रही, तो उसमें हम लोग फिर सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट का कॉम्बिनेशन वाला फंजीसाइड डालेंगे। सिस्टेमिक को भी अब क्या है ना कि धीरे धीरे गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है पैथोजन के अंदर। तो अब क्या है कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, जैसे मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, ये दवा आती है, एक सिस्टेमिक है और एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। इसमें क्या रेजिस्टेंस को रोकने के लिए दोनों मिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है। जैसे टोमेटो में लेड ब्लाइट आता है, अभी हम लोग दिखाए थे ना, टोमेटो में लेड ब्लाइट के लिए ये डिजीज, इस बीमारी को रोकने के लिए कार्बेंडाजिम ये खूब मिलता है मार्केट में, और इसको एक बार आपने स्प्रे कर दिया तो ये आपका कंट्रोल कर देगा। तो ये ले लेना, अभी बाद में इसको आप लोग अच्छे से डिटेल में देख लेना। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो वायरल डिसीजेज जो फैल रही थी, जैसे पोटी वायरस का मेंबर था, ट्रांसपो वायरस का मेंबर, जो मोजेक नेक्रोसिस प्रोड्यूस कर रहे थे, वो हमने बताया था कि ऑल दीज वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय द some sucking type of the insects, so they are carrier of the viruses. तो हमको क्या है, we need to check these such type of the insects, जो sucking insects हैं, sucking insect जिसमें थ्रिप्स है, जैसिड है, एफिड है और मीलीबग है। तो these are very common
एक वाइट फ्लाई है इधर मिसिंग है उधर, वाइट फ्लाई, दीज आर द वेरी कॉमन एंड देयर पॉपुलेशन इज मच हायर इन द फील्ड अंडर फील्ड कंडीशन। तो उनको हमको रोकने के लिए क्या होगा, हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको हम लोग डालेंगे, ये प्लांट के सिस्टम में ऑब्जर्व होगा, जिससे इंसेक्ट फीड करेगा वो किल होगा, तो वो क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी बीमारी धीरे धीरे, अगर एक प्लांट में डिजीज डेवलप होगा तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, जो अभी हम लोग कल्चरल में बात कर रहे थे। तो ये सारे इंटीग्रेटेड अप्रोच थे जिसको हम लोग बात किए कि हमको क्या करना है कि किसी एक चीज़ पे हमको क्या है कि इंटीग्रेशन करना सारे प्रैक्टिसेस का, जो भी बैकयार्ड में हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग बहुत, जिससे अभी बायो कंट्रोल वाली बात हुई, तो हम लोग बायो कंट्रोल का एप्लीकेशन कर दिए, सॉइल में जो डिस पैथोजन है वो सारे सप्रेस हो जा रहे हैं, उससे डिजीज कम डेवलप हो रही थी। हम लोगों को क्या करना है कि अब इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात करना है कि अगर हम लोग एक ही चीज़ को अगर लगातार हम कंटिन्यूस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं या फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ का जो निश है, जो इन्वायरमेंट है, वो टोटली पॉल्यूट होना शुरू हो जाए, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, उससे अलग बात, फूड चेन में वो एक अलग कंसर्न है। तो इस सब को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे अप्रोचेस को लेके चलेंगे, ताकि हम लोगों को नेचर के साथ हम लोग खिलवाड़ ना कर सके, कि बैलेंस बना के चले, कि हमारा इन्वायरमेंट भी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात जो हम लोग करते हैं वो हम लोग उसको फुलफिल करें। ठीक है, थैंक यू।